दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेक्चर है मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांतों के ऊपर। इससे पहले भी मैंने मार्क्सवाद के सिद्धांतों के ऊपर एक लेक्चर ले चुका है। तो आज हम इनके बुनियादी सिद्धांत जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग, अधिनायकत्व और साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से स्टार्ट करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा विकसित वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो किस प्रकार से विकास हुआ? मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उससे वो विकसित हुआ। ठीक है, और मार्क्स और एंगेल्स की जो विचारधारा है वो कहाँ से विकसित हुई? जर्मन दार्शनिक हेगल के, मतलब यहाँ मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारकों ने, विशेषतः जर्मन दार्शनिक हेगल ने पूरी तरह से प्रभावित किया। जो हेगल का दार्शनिक था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति, उन्हीं को देखकर, मतलब उन्हीं का अनुसरण करके मार्क्स और एंगेल्स ने एक सिद्धांत दिया जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है, डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है, इस बारे में देखते हैं। तो द्वंद्वात्मक एक बहुत पुरानी विधि है। ठीक है, द्वंद्वात्मक जो है एक बहुत पुरानी विधि है। विरोधी विचारों के संघर्ष के माध्यम से विरोधाभास को व्यक्त करते हुए सत्य को जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, द्वंद्वात्मक का प्रयोग किस लिए होता है कि आपने किसी भी दो विचारों का समूह रखा, दोनों विचारों के समूह में विरोधाभास के माध्यम से जो सत्य निकलेगा, आपको प्राप्त होगा विरोधाभास के माध्यम से, उनके असत्य नष्ट हो जाएंगे और सत्य आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सत्य जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आपने जैसे कि कोई दो विचार लिया, ठीक है, दो विचारों में कुछ कुछ आपके विचारों में भिन्नताएं हैं, तो उन दो विचारों को अगर आप मिलाएंगे तो आपकी जो भिन्नताएं रहेगी, उन भिन्नताओं में से जो, मतलब विचारों में अच्छा रहेगा वो निकल कर सामने आएगा और जो विचार बुरा रहेगा वो हट जाएगा वहाँ से। तो इस प्रकार से द्वंद्वात्मकवाद चलता है। तो हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस प्रकार से था? इसमें हेगल ने तीन चीज़ों पर तीन चीज़ों के बारे में बताया: संवाद, प्रतिसंवाद और संश्लेषण। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है कि आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, वो हो गया संवाद। प्रतिसंवाद क्या होता है कि आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार के प्रति कोई विरोधाभास है, वो होता है प्रतिसंवाद। और संश्लेषण मतलब आपने संवाद और प्रतिसंवाद को मिलाकर जो बनाया वो क्या होगा? संश्लेषण। ठीक है, तो इन तीनों रूपों को विकसित करने के लिए पेश किया द्वंद्वात्मक त्रिगुण। इसको मतलब डायलेक्टिकल ट्राइड के नाम से भी जाना जाता है, द्वंद्वात्मक त्रिगुण के रूप में। प्रगति या विकास द्वंद्वात्मक की प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें आप किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विकास कर सकते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में यह विरोधाभास के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब आपने कोई विकास किया कुछ चीज़ को, तो ये विरोधाभास के द्वारा, मतलब कोई इसका ऑपोजिट करेगा जिससे आप में अच्छाइयाँ आते जाएगी। ठीक है, ये विरोधाभास आने वाले परिवर्तन, प्रगति, विकास को प्रेरित करते हैं। संवाद को, मतलब जैसे कि कोई किसी व्यक्ति में कोई कमी है, वो व्यक्ति की कमियों को बताते गया कोई व्यक्ति। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति में कुछ कमी है, दूसरा व्यक्ति उसको बता रहा है कि आप में ये कमी है, तो उस व्यक्ति ने अपने आप को सुधारा। ठीक है, उस व्यक्ति ने अपने आप को सुधारा। सुधारते सुधारते क्या हुआ कि वो व्यक्ति अब एकदम संपूर्ण, मतलब अच्छा व्यक्ति बन गया। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो वाद प्रति, मतलब संवाद और इसके प्रतिवाद के द्वारा चुनौती दी जाती है। तो क्या बोलता है कि जो संवाद है, जो व्यक्ति है जिसमें कमी है कुछ, उसको प्रति संवाद के द्वारा चुनौती दी जाती है। मतलब जो बताने वाला है उस व्यक्ति को, उसको वो बताता है कि आप में ये कमी है। ठीक है, वो चुनौती देता है। तो दोनों में सच्चाई और असत्यता क्षण भंगुर होते हैं। मतलब जो सच्चाई है वो तो निकल कर आ जाएगा, और असत्यता है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएगी। ठीक, संवाद और प्रतिसंवाद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप सच्चाई बरकरार रहती है, लेकिन असत्य तत्व नष्ट हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि जो सच्चाई है वो तो रहेगा ही, और जो उसके अवगुण रहेंगे, असत्य तत्व रहेंगे, वो नष्ट हो जाते जाते हैं। ठीक, ये असत्य तत्व विरोधाभास को जन्म देते हैं। मतलब ये सत्य तत्व क्या होते हैं कि उसका विरोध करते हैं। ठीक,
संवाद और प्रतिसंवाद के सच्चे तत्वों का संश्लेषण एक साथ मिला दिया जाए तो यह विकसित संश्लेषण समय अंतराल के बाद संवाद बन जाता है। मतलब आपने संवाद और प्रतिसंवाद को मिलाया, ठीक, आपको संवाद और प्रतिसंवाद को मिलाने के बाद क्या प्राप्त हुआ? संश्लेषण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब संश्लेषण क्या होता है? कुछ समय के बाद उसमें फिर से कुछ मिलावटी तत्व आ जाते हैं तो वो फिर से क्या बन जाता है? समय अंतराल के बाद वो फिर संवाद बन जाता है। तो यह प्रक्रिया चलते रहती है, मतलब संवाद से प्रतिसंवाद, संवाद के बाद प्रतिसंवाद, और दोनों को मिलाने से संश्लेषण, फिर संश्लेषण में कुछ कमी आ जाती है तो वो फिर से संवाद बन जाता है। तो फिर संवाद, प्रतिसंवाद और संश्लेषण, ये प्रक्रिया पुनः चलती रहती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूर्णतः सत्य को प्राप्त ना कर ले। ठीक है, इस प्रकार से यह पुनः अपने विरोधी प्रतिसंवाद के द्वारा चुनौती प्राप्त करता है और जो पुनः संश्लेषण में बदल जाता है। इस प्रकार प्रतिसंवाद संश्लेषण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि यह पूर्णता की अवस्था तक नहीं पहुंच जाए। और इस प्रकार विकासवादी प्रक्रिया में एक नई अवस्था आएगी जब कोई असत्य तत्व नहीं होगा। मतलब ये बोलते हैं कि विकासवादी जो प्रक्रिया है उसमें एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि सिर्फ सत्य बचेगा। ठीक है, इस बारे में बात करता है। अब भौतिकवाद के लिए मार्क्स भौतिकवाद, फ्रेंच विद्यापीठ, मुख्यतः फ्रेंच भौतिकवादी विचारक लुडविग फ्यूरबैक के पूरी तरह ऋणी है। मतलब जो भौतिकवादी है लुडविग फ्यूरबैक, उन्होंने भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया उसके लिए मार्क्स उनके ऋणी है। यह पदार्थ है जो आखिरकार में वास्तविकता है, ना कि विचार थी। ये क्या बोलते हैं भौतिकवादी? ये बोलते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या है? पदार्थ है, ना कि विचार है। मतलब विचार आपके बदलते रहेंगे लेकिन पदार्थ नहीं बदल पाएगा। बाद बाद वाला पहले का प्रतिबंध है, और हम कैसे अपनी रोटी कमाते हैं यह हमारे विचारों को निर्धारित करती है। वह व्यक्ति की चेतना नहीं होती जो उसके अस्तित्व का निर्धारण करे, इसके विपरीत यह उनका सामाजिक अस्तित्व होता है जो उनके चेतना को निर्धारित करे। अब मतलब आप किस प्रकार की रोटी कमाते हैं या किस प्रकार किसी चीज को करते हैं, तो आपका जो निर्धारण है वो आपके मतलब चेतना पर नहीं होता। आप दूसरों को देखकर जो सीखते हैं, जो पदार्थ को देखकर आप सीखते हैं। मतलब समाज में आपको प्राप्त हुआ कुछ चीज, आपने देखकर सीखा कि समाज के लोग ये अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ये जागरण होगा कि मुझे भी ये चाहिए। इस प्रकार से ये मार्क्स ने, मतलब लुडविग फ्यूरबैक ने दिया विचार। तो मार्क्स ने क्या किया? टिप्पणी किया। हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत जैसे मैंने अभी बताया कि किन्हीं भी दो विचारों के समूह में टकराव होगा और तीसरा विचार जो निकल कर आएगा वो सत्य रहेगा। ठीक है, तो वाद और संवाद दो विचार हो गए और संश्लेषण उसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो हेगल के जो द्वंद्वात्मक, मार्क्स क्या बोलते हैं? अब मार्क्स बोलते हैं कि हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो अपने सिर के बल पर खड़ा था। मतलब उल्टा है मार्क्स का, मतलब हेगल का सिद्धांत जो है वो उल्टा है, और मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि मैंने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, मतलब उसको सीधा किया। ठीक है, तो हेगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विकास किया। हेगल ने क्या किया? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विकास किया। इसमें हेगल का आदर्शवाद का विचार क्या है, मतलब आदर्शवाद का सार क्या है? हेगल मानते हैं कि विचार को आदर्शवाद के रूप में मानते हैं। ठीक है, इसके अनुसार ये विचार देते हैं जो अंततः पदार्थ होते हैं, ये कहते हैं कि जो पदार्थ होते हैं इनके अनुसार जो अंततः पदार्थ होते हैं विचार या उपसंरचना में निहित होता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि इनके अनुसार जो भी पदार्थ होता है वो आधार या उपसंरचना में निहित होता है जो ऊपरी ढांचे के सभी चीजों को निर्धारित करता है। मतलब हेगल क्या बोलते हैं कि जो भी संरचना आपको प्राप्त होगा वो आपके ऊपरी ढांचों को, मतलब समाज की संरचना में निहित होती है, वो समाज की संरचना में ही रहती है। ठीक है, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था इस ऊपरी ढांचे के अंतर्गत जिसे उस समय प्रचलित विचारों द्वारा आकार प्रदान किया जाता है। अंततः विचार का ही महत्व है, बाकी सब परछाई है। अब हेगल का जो मेन जो फोकस है वो किसमें है? विचारों में। हेगल क्या बोलते हैं कि विचार के माध्यम से आप समाज में परिवर्तन लाते हैं। आपको देखकर किसी को, मतलब आपके मन में जो विचार आया उसके माध्यम से आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स ये बोलते हैं कि विचारों की जगह पदार्थ को रखा है मार्क्स ने। ठीक है,
मार्क्स ने विचारों की जगह पदार्थ को रखा है। मार्क्स क्या बोलते हैं कि आपने जैसे किसी एक वस्तु को देखा, आपके मन में फिर उस वस्तु को लेने के लिए इच्छा जागृत हुई, तो इस प्रकार मार्क्स का विचार है। हेगल क्या बोलते हैं कि आपके मन में खुद से जागृत होगा कि हाँ मुझे इस वस्तु को लेना है, लेकिन मार्क्स क्या बोलते हैं कि आपने किसी दूसरे के वस्तु को देखा और आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी इस प्रकार की वस्तु लेनी चाहिए। इस प्रकार से मार्क्स का विचार है। ठीक, मार्क्स के अनुसार भौतिक आर्थिक बल उपसंरचना के अंतर्गत आते हैं और विचार ऊपरी ढांचे के एक अंग है। विचार क्या है? ऊपरी ढांचे के एक अंग है। मार्क्स का जो विचार है वो पदार्थ को ज़्यादा मतलब स्थान देते हैं। ठीक है, विचार भौतिक बल को प्रतिबिंबित करता है, आर्थिक बल विचार निर्धारित करता है और ना कि दोनों को। मतलब विचार क्या करता है? आर्थिक बल जो है वो क्या चीज़ को, विचार को निर्धारित करता है। ठीक, इस प्रकार मार्क्स ने विचार और पदार्थ की स्थिति को पलट दिया। मार्क्स ने क्या किया कि हेगल का जो विचार था, हेगल का जो सिद्धांत में विचार मेन था, उसमें मार्क्स ने पदार्थ की स्थिति को डाल दिया। ठीक है, तो पलट दिया। यही मार्क्सवाद का कारण वे दावा करते हैं कि हेगल के विचार नीचे की ओर झुका हुआ था, इसे मैंने ठीक किया। तो इसमें बेसिकली है क्या, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसके बारे में जानेंगे। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, मार्क्स और एंगेल्स के विचारों से निकला। ठीक, इसमें हेगल के विचार थे जो पहले हेगल के द्वारा दिए हुए थे। हेगल ने क्या दिया था? संवाद, प्रतिसंवाद और संश्लेषण, ये 3 चीज दिया था कि संवाद और प्रतिसंवाद के माध्यम से आप 2 विचारों को एक जगह रखेंगे, जिससे आपको संश्लेषण मतलब पूर्ण सत्य विचार आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हेगल ने क्या सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति के मन में, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसके मन में स्वतः विचार जागृत होता है किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए। तो मार्क्स ने क्या बोला? मार्क्स ने इसके लिए एक कथन दिया कि हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत अपने सिर के बल पर खड़ा है। ठीक है, हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो अपने सिर के बल पर खड़ा है, मैंने उसे अपने पैर के बल पर खड़ा किया। तो हेगल ने क्या किया कि जो हेगल ने मतलब मार्क्स ने क्या किया कि जो हेगल का सिद्धांत है उसको थोड़ा उलट दिया। हेगल ने जो सिद्धांत दिया था आदर्शवाद मतलब विचार के रूप में फोकस किया था, उसको मार्क्स ने किया कि उसमें अपना पदार्थवाद जोड़ दिया। ठीक है, तो मार्क्स ने इसे पदार्थवाद के रूप में जोड़ दिया। इस प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हम समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रयोग से इतिहास की व्याख्या करता है। अब ये क्या चीज है ऐतिहासिक भौतिकवाद? ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या करता है कि इतिहास के प्रयोग मतलब ये क्या करता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रयोग से इतिहास की व्याख्या करता है। ये क्या करता है कि इतिहास की व्याख्या किस प्रकार से करता है? ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग करके करता है। विश्व इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। मतलब इसमें 4 चरणों में बांटा गया है ऐतिहासिक भौतिकवाद को। तो पहला चरण जो है प्रारंभिक साम्यवाद है, दूसरा चरण दास प्रथा है, तीसरा चरण सामंतवाद, चौथा चरण पूंजीवाद। तो प्रारंभिक साम्यवाद क्या है? प्रारंभिक साम्यवाद में मानव के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है। प्रारंभिक साम्यवाद ये पहला चरण है ऐतिहासिक भौतिकवाद का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल को सूचित करता है। यह काल संपत्ति विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज था। मतलब प्रारंभिक साम्यवाद कैसा था? उस टाइम ना तो कोई संपत्ति, निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व था, ना तो उस टाइम कोई शोषण हुआ करता था, ना तो कोई उस टाइम वर्ग विहीन समाज मतलब वर्ग का अस्तित्व था, और ना ही उस टाइम कोई राज्य था। ठीक है, तो उत्पादन के साधन पिछड़े हुए थे। मतलब उस टाइम कोई तकनीकों का विकास तो हुआ नहीं था, इसलिए उत्पादन के साधन पिछड़े हुए थे। समुदाय उत्पादन के साधन का स्वामी थे। मतलब पूरा समुदाय जो था, आजकल जैसे देखते हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा फैक्ट्री खोला जाता है, उस टाइम क्या था? पूरा समुदाय मिलकर एक फैक्ट्री खोलता था। मतलब उत्पादन के साधनों पर पूरा समुदाय का हक हुआ करता था। ठीक, वे निजी स्वामित्व के अंतर्गत नहीं थे। मतलब कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं था, पूरा समुदाय का उसमें योगदान था। वे निजी स्वामित्व के अंतर्गत नहीं थे और कोई शोषण नहीं हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है, सबका स्वामित्व है तो कोई एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहे थे उस समय।
शिकार के लिए पत्थर के हथियार और मछली फंसाने के जाल अंकुड़ी के उत्पादन साधन थे। मतलब उत्पादन के साधन किस प्रकार थे कि हथियार बनाए, और इस प्रकार से मतलब कुछ छोटे छोटे जो हाथों से निर्माण किया जा सकता है उस प्रकार के वो हथियार थे। समूचा समुदाय इसका स्वामी था। जो भी उत्पादन होता था उसका स्वामी कौन था? पूरा समाज था। उत्पादन सीमित था और स्वखपत के लिए था। उत्पादन सीमित था का मतलब क्या है कि लिमिटेड था। उस टाइम क्या था कि सिर्फ अपने उपयोग के लिए उन लोग अपना उत्पादन करते थे, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, तो स्वखपत के लिए था, मतलब जितना आप खा सके उतना ही उन्होंने उत्पादन किया। कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं था, ना तो कोई शोषण था। ठीक, ना तो कोई अतिरिक्त उत्पादन था, मतलब एक्स्ट्रा तो उत्पादन करना नहीं है, किसी को बेचना तो है नहीं। ठीक है, तो उस टाइम ना तो कोई एक्स्ट्रा उत्पादन था, ना तो कोई शोषण था। जब कोई शोषण नहीं था तो कोई वर्ग विभाजन नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो समाज था संपत्ति विहीन था, शोषण विहीन था, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जब कोई वर्ग विभाजन नहीं था तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं था और ना तो कोई राज्य था। ठीक, मतलब जब कोई शोषण नहीं था तो कोई वर्ग विभाजन नहीं था। वर्ग विभाजन नहीं था तो इसमें वर्ग संघर्ष नहीं हुआ। तो वर्ग संघर्ष जब नहीं हो रहा है, किन्हीं दो वर्गों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो राज्य की क्या जरूरत है। इस प्रकार साम्यवादी समाज था, लेकिन आदिकालीन तक प्रचार था। फिर भी यह जिंदगी कठिन थी। मतलब यहाँ फिर भी से जिंदगी कठिन थी। इसे शोषण कला संघर्ष के अभाव के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ये हो गया प्रारंभिक साम्यवाद। मतलब प्रारंभिक साम्यवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक सिद्धांत है, एक अवस्था है, जिसमें क्या था उस टाइम, मतलब ना तो कोई संपत्ति विहीन समाज। ऐसा समाज प्रारंभिक साम्यवाद कैसा था? ऐसा समाज जो संपत्ति विहीन हो, शोषण विहीन हो, वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो। ठीक है, और उत्पादन उसमें सीमित हो, स्वखपत के लिए बस उत्पादन किया जाता था, और उस समय कोई शोषण नहीं था। ठीक है, और ना तो कोई वर्ग था। ठीक, अब उसके बाद दूसरा इसका बात करेंगे अ, दूसरी अवस्था में। तो दूसरी जो अवस्था है वो है दास प्रथा। उस टाइम क्या थी दास प्रथा में, ये तकनीक स्थिर तो नहीं रहती, तो क्या करते हैं कि तकनीक जब स्थिर नहीं रहती तो इसका लगातार विकास हो रहा था। तो धीरे धीरे तकनीकों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो तकनीकी विकास उत्पादन में सुधार हुआ, जिसके अतिरिक्त उत्पादन होता जो व्यक्तिगत संपत्ति का आधार बनता। अब क्या हुआ कि लोग जो हैं जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करने लगे, अतिरिक्त उत्पादन करने लगे। ठीक है, तो अब उत्पादन के साधनों पर समुदाय के अंतर्गत नहीं था उस टाइम। अब क्या हुआ, तकनीकों का विकास हुआ तो क्या हुआ, अब फैक्ट्री खुलने लगे तो निजी स्वामित्व आ गई। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति आधार बनते गया। अब धीरे धीरे आधार बनते गया। ये अभी पढ़ रहे हैं कि मतलब दास प्रथा का विकास किस प्रकार हुआ। तकनीकों का विकास हुआ, फिर व्यक्तिगत संपत्ति आई। व्यक्तिगत संपत्ति आई तो उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन करना चाहा ताकि वे बेचकर मुनाफा कमा सकें। बल्कि निजी स्वाम मतलब अब उत्पादन के साधन समुदाय के अंतर्गत नहीं थे। अब समुदाय का कोई हक नहीं था उत्पादन के साधनों पर, निजी स्वामित्व आ गया। इस प्रकार समाज संपत्ति वाले संपत्ति विहीन वर्गों में बढ़ गया। अब क्या हुआ कि दो वर्गों में बढ़ गया समाज। एक के पास तो संपत्ति था और एक के पास संपत्ति नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने संपत्ति वाले और संपत्ति विहीन वर्गों में बढ़ गया दो समाज। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होने की वजह से संपत्ति वाले वर्गों संपत्ति वर्ग विहीन का शोषण करते थे। अब क्या करते थे, जिनका उत्पादन के साधनों पर हक था, स्वामित्व था, वो क्या करते थे कि संपत्ति विहीन वर्ग का शोषण करते थे। ठीक, चूंकि संघर्ष होता था और प्रभावी वर्ग यानी संपत्ति वाला वर्ग राज्य के लिए एक दमनकारी संस्था का निर्माण करते थे। अब क्या करते थे कि जो राज्य का निर्माण हुआ उस टाइम, तो वो ऐसा काम करते थे जिससे कि संपत्ति विहीन वर्गों का शोषण कर सकें, जो कि आश्रित वर्ग यानी संपत्ति विहीन वर्ग के विरोधों को कुचलता था। राज्य कैसा था उस टाइम कि जो मजदूरों को या संपत्ति विहीन वर्गों का जो अधिकार है वो कुचल देता था, उनके अधिकारों को। ऐसा इस प्रकार का राज्य हुआ करता था। इस प्रकार का राज्य एक वर्ग तंत्र या दमनकारी संस्था था। मतलब उस टाइम कैसा था, राज्य दमनकारी संस्था के रूप में था। यह अपने निर्माता के हितों की रक्षा करता था जो संपत्ति वाले थे। मतलब राज्य कैसा था उस टाइम, संपत्ति वाले लोगों का राज्य था। जिसके पास संपत्ति है
उसी का राज्य है, उसी की सरकार है। ठीक है, प्रारंभ में यह समाज को स्वामी और गुलाम में बांटा गया। अब इस टाइम इसी को क्या हुआ, अब जो धीरे धीरे स्वामी और गुलाम में बढ़ते न गए, इस प्रकार से दास प्रथा का उद्भव हुआ। स्वामी संपत्ति वाले को द हैव्स बोला गया। द हैव्स और द हैव्स नॉट, मतलब हैव्स नॉट के बारे में आप पढ़ेंगे तो गुलाम विहीन संपत्ति, मतलब संपत्ति वाले को द हैव्स बोला जाता है, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको द हैव्स नॉट बोला जाता है। ठीक, तो गुलाम उत्पादन के सारे कार्य करते थे। गुलाम क्या करते थे, उत्पादन के सारे कार्य में अपना योगदान देते थे। स्वामी गुलाम की मेहनत पर जीते थे, मतलब स्वामी तो कुछ काम करते नहीं थे, गुलाम जो मेहनत करता था उससे जो कमाई होता था उससे स्वामी अपना जीवन जीते थे। वे गुलामों का शोषण करते थे, मतलब गुलामों से वो उत्पादन ज़्यादा करवाते थे और उनको आय कम देते थे। ठीक है, जब कभी भी गुलाम विरोध करते थे तो राज्य स्वामी के बचाव में आ जाता था। अब क्या होता था, जब भी कभी गुलाम विरोध करते थे, मतलब विद्रोह कर देते थे गुलाम, तो राज्य स्वामी के बचाव में आ जाता था। तो मतलब राज्य क्या है, सपोर्ट करता था कि आप गुलाम का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि राज्य को मुनाफा कहाँ से हो रहा है, स्वामी से हो रहा है, स्वामी उसको पैसा दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार स्वामी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक दमनकारी शक्तियों से गुलाम की आवाज को दबाता था। मतलब उस टाइम राज्य, सबसे बड़ी गलती क्या थी उस समय, कि राज्य जो है पूंजीपति वर्ग या संपत्ति वाले वर्गों का समर्थन प्राप्त था राज्य को, इसलिए वो जो है गुलाम को, मतलब गुलामों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता था। ठीक है, ये करता था संपत्ति वाले वर्गों की रक्षा। अब बात करते हैं तीसरा, सामंतवाद के बारे में। अब सामंतवाद क्या हुआ, दास प्रथा का सामंतवाद अनुगामी बन जाता है। अब दास प्रथा धीरे धीरे क्या होता है, सामंतवाद में परिवर्तन होता है। तकनीकों का विकास उत्पादन के साधन में परिवर्तन लाता है और उत्पादन और ऊपरी ढांचों के संबंध में अनुकूल परिवर्तन लाता है। दास प्रथा उत्पादन के सामंती ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे दास प्रथा जो है सामंत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सामंती व्यवस्था के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह समाज, राजनीति, नैतिकता और मूल्य प्रणाली में झलकता है। समाज का सामंत और किसानों में विभाजन होता है। अब क्या होता है समाज में, समाज दो भागों में बढ़ जाता है, सामंत और किसान। ठीक है, जो कि सामंतवाद को दर्शाता है। ठीक, यही सामंतवाद है, सामंत और किसान के रूप में समाज का विभाजन ही सामंतवाद है। ठीक है, सामंतों का उत्पादन के साधनों पर अधिपत्य होता है। अब सामंत क्या करते हैं, जो भी उत्पादन के साधन है, जैसे जमीन है, बीज है, इन पर क्या करते हैं, सामंत का हक होता है। जो कि भूमि है, लेकिन किसान उत्पादन के कार्य करते हैं। अब किसान क्या करता है, किसान उस भूमि पर फसल बस उगाता है और उसके जो आय है वो पूरा कहाँ जाती है, सामंत के पास जाती है। तो भूमि पर स्वामित्व होने के कारण सामंत बिना कुछ किए उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब सामंत भूमि पर स्वामित्व बस है उनका, उनका क्या है, भूमि पर अधिकार है, स्वामित्व है, उनकी भूमि है, और वो तो कुछ काम करते नहीं थे, सारा काम तो किसान करते थे। लेकिन उनको जो फायदा होता था, उत्पादन का बड़ा हिस्सा सामंतों को ही प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार सामंत परजीवी थी, जैसे कि आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, परजीवी क्या होते हैं, तो वो होते हैं दूसरों को, मतलब खून चूस कर जो जीते हैं वो उस प्रकार के परजीवी होते हैं। ठीक, तो मतलब वो दूसरों के मेहनत के बल पर अपने जीवन जी रहे थे, उस प्रकार वो सामंत थे, जो कि किसान के मेहनत पर संपन्न होता और सामंत किसानों का शोषण करता। किसान कभी अपने शोषण का विरोध करता तो उसके विरोध में राज्य निर्णय लेता था, मतलब राज्य का था, सामंत का सपोर्ट करता था, जैसे उस टाइम पूंजीवाद का सपोर्ट करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दास प्रथा चली। ये दास प्रथा तीसरी, मतलब सामंतवाद है। इस प्रकार से सामंतवाद चली, ये तीसरा पार्ट है। और चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था है सामंतवाद, मतलब पूंजीवाद का उदय। ठीक है, चौथा अवस्था में क्या हुआ, अब पूंजीवाद सामंतवाद की अनुगामी होती है। अब सामंतवाद धीरे धीरे बढ़ा तो क्या आया, पूंजीवाद आया। तकनीकी विकास जारी रहा, इसलिए उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन रहा, जाकि जो कि उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंधों के बीच बेमेल पैदा करती हैं, जिसका समाधान क्रांति से होता है। ठीक, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में विरोधाभास का समाधान होता है। सामंती उत्पादक का पूंजीवादी उत्पादन में ढांचे में बदल जाता है। अब क्या होता है, समाज
धीरे धीरे सामंतवादी से पूंजीवादी की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब क्या होता है कि किन्हीं कुछ लोगों के पास जो उत्पादन के साधन, वितरण और विनिमय का अधिकार जो कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है वो होता है पूंजीवाद। ठीक है, तो पूंजीवादी वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया, लेकिन सर्वहारा वर्ग जो है वो उत्पादन करता था। जैसे उस टाइम, उस समय क्या था, जैसे कि किसान उत्पादन करता था, सामंत उसका उपभोग करता था, उसी प्रकार से अब इस चौथे अवस्था में क्या हुआ कि जो सर्वहारा वर्ग था, मतलब मजदूर वर्ग, वो पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग के लिए उत्पादन करता था, सर्वहारा वर्ग, और उसका लाभ किसको जाता था? पूंजीपति वर्ग को। सर्वहारा वर्ग लोग औद्योगिक श्रमिक होते थे, मतलब इन लोग श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे। ठीक है, वे कम वेतन के बदले अपने श्रम को बेचते थे। ठीक, मतलब उनको कम वेतन दिया जाता था और श्रम कराया जाता था। यह व्यवहार्यता आजीविका के लिए वेतन होता था। वह आजीविका के लिए मतलब इतना वेतन दिया जाता था कि वे केवल अपना जीवन यापन कर सके, जिससे कि श्रम आबादित आपूर्ति को बरकरार रखा जा सके। मतलब आप श्रमिकों को जीने के लिए बस दिया जाता था वेतन। ठीक है, जिससे कि श्रमिकों की कमी ना हो। ठीक, उत्पादन स्वयं के खपत के लिए होता था, नहीं होता था, बल्कि मुनाफे के लिए होता था। अब क्या था, पहले समाज में क्या कैसे होता था, साम्यवाद के समय में, कि उत्पादन केवल अपने खपत के लिए होता था, मतलब अपने खाने के लिए होता था। ठीक है, अब क्या होता है, अब मुनाफा कमाने के लिए होता है, ताकि बेचकर मुनाफा कमा लिया जाए। तो इसलिए अधिकतम मुनाफे की इच्छा में वेतन की कमी कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो सर्वहारा वर्ग थे उनके वेतन में कमी कर दिया गया और अधिक मुनाफा कमा सके, ताकि जो पूंजीपति वर्ग है, इस प्रकार से कार्यावधि में बढ़ोतरी या आगे श्रमिक वर्ग की स्थिति को बिगाड़ता, जो अंततः इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और यह सर्वहारा क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। ठीक है, श्रमिकों की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अब उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब क्या होता है, सर्वहारी क्रांति करते हैं। अब जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, अब उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, क्रांति कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रारंभिक चरण कौन कौन से हैं, इस बारे में हमने देखा। ठीक है, दास व्यवस्था, इस बारे में जाना। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन कौन कौन से हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया, हेगल के सिद्धांत और मार्क्स के सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रारंभिक साम्यवाद और सामंतवाद के मुख्य विशेषताओं की गणना करें। इस बारे में हमने देखा कि किस प्रकार साम्यवाद का उदय हुआ, साम्यवाद के उदय के बाद सामंतवाद किस प्रकार से आया। ठीक, सामंतवाद के उदय के बाद अब अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कैसा था। तो मार्क्स ने पूंजीपति समाज में शोषण की व्याख्या करने के लिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को विकसित किया। अब मार्क्स ने क्या किया कि पूंजीपति समाज किस प्रकार शोषण करता है सर्वहारा वर्ग का, उसके लिए मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया जिसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यह मार्क्स के पुराने अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत से प्रभावित था। मार्क्स क्या थे, जो पुराने अर्थशास्त्रियों को पढ़ा मार्क्स ने, तो उनसे मार्क्स प्रभावित हुए। वे मूल्य के श्रम सिद्धांत से सहमत थे और सामान का मूल्य इसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से आंका जाता था। अब क्या था, उस टाइम समाज में मूल्य किस प्रकार आंका जाता था कि उत्पादन के सामान का जो मूल्य था वो श्रमिकों के किस प्रकार की श्रम उस सामान पर लगी है, कितनी श्रम लगी है, उसके आधार पर उसका मूल्य बनाया जाता था। ठीक है, तो एक श्रम भी एक सामान है, दूसरे सामानों की तरह खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो मतलब श्रम भी क्या था, खरीदा और बेचे जाने वाले एक सामान की तरह था। उत्पादन के चार कारकों में से श्रम सर्वोच्च है, क्योंकि इसके अभाव में उत्पादन, दूसरे कारक भूमि, पूंजी, संगठन बेकार है। मतलब उत्पादन के चार साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। ठीक है, तो भूमि, पूंजी और श्रम, संगठन, मतलब आपके पास अगर श्रमिक ही नहीं होगी तो आप भूमि का क्या करेंगे, पैसे का क्या करेंगे, और संगठन का क्या करेंगे। जब तक आपके पास श्रमिक नहीं होगा आप उत्पादन का कार्य कैसे कर पाएंगे। तो जो सबसे मेन जो है उसमें श्रमिक है। ठीक है, तो उत्पादन के चार कारकों में श्रमिक सबसे मेन है।
इसके अभाव में उत्पादन के दूसरे कारक संगठन भी बेकार, मतलब भूमि, पूंजी और संगठन बेकार है श्रम के बिना। उत्पादन के इन कारकों के लिए श्रम का प्रयोग होता है जो उन्हें उत्पादक बनाता है। श्रम के अभाव में वे बंजर है। मतलब अगर आपके पास भूमि है और उसमें काम करने वाले श्रमिक ही नहीं है तो वो बंजर रह जाएगी, उसमें कोई उत्पादन हो ही नहीं पाएगा, तो उत्पादक किस प्रकार से बन पाएगा। ठीक है, तो यदि अब इसके बाद आगे देखते हैं कि किस प्रकार के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था। तो यदि वेतन श्रमिक द्वारा उत्पन्न की गई कीमत के अनुपात में दिया जाता है तो कोई शोषण नहीं होता। मतलब आपने कोई सामान उत्पादन किया, जैसे आपने एक सुई बनाई, ठीक है, और उस सुई के उत्पादन कितना हुआ और उसकी बिक्री कितनी हुई, उस आधार पर अगर आप श्रमिकों को वेतन दे रहे हैं तो वो ठीक है। ठीक है, अगर उत्पादन ज़्यादा हुआ तो श्रमिकों को लाभ भी ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत में कोई शोषण नहीं होता, लेकिन यह व्यवस्था पूंजीवाद में लागू नहीं होता। अब क्या बोलते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ऐसा नहीं करते हैं कि जितना उत्पादन हुआ है उतना लाभ श्रमिकों को नहीं देते हैं, वो केवल श्रमिक ही देते हैं उनको। मतलब जितना श्रम उन्होंने किया उतनी उतनी श्रमिक नहीं, फिक्स आय होता है उनका। मतलब इतना आय बस देते हैं पूंजीवादी कि वो अपना गुजर बसर बस कर पाए। ठीक है, श्रमिक इस अर्थ में अनोखा होता है, यह अपने रख रखाव की कीमत से ज़्यादा मूल्य उत्पन्न करता है। मतलब श्रमिक अब क्या करता है कि अपने कीमत से ज़्यादा मूल्य उत्पादन करता है। श्रमिक के द्वारा उत्पादन किए गए मूल्य तथा श्रमिकों के वेतन के रूप में दिए जाने वाले मूल्य के अंतर होता है। तो मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था कि जो श्रमिक उत्पादन करता था, मतलब श्रमिक को उत्पादन के लिए जितना मूल्य मिलना चाहिए था और उसके वेतन में जितना मूल्य उसको दिया जाता था, ठीक है, इस मूल्य में दोनों के बीच में जो अंतर है उसको मार्क्स ने क्या बोला, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बोला। ठीक है, उसी को अतिरिक्त मूल्य बोला। इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति मुनाफा कमाता था। ठीक है, मुनाफा कमाता था। यदि उदाहरण के तौर पे समझे, कोई श्रमिक एक महीने में मान के चलो 25,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये कमा नहीं रहा है, 25,000 रुपये उत्पन्न कर रहा है, मतलब अपना उत्पादन कर रहा है 25,000 रुपये का सामान। ठीक है, मतलब 25,000 रुपये का सामान उसको मिलना चाहिए। जैसे कि 40,000 रुपये का सामान उत्पादन कर रहा है तो श्रमिक के लिए उसमें 25,000 रुपये मिलना चाहिए। तो उसको वेतन के रूप में कितना दिया जा रहा है, 15,000 रुपये बस। ठीक है, उस श्रमिक को वेतन के रूप में 15,000 रुपये बस दिया जा रहा है। तो 25,000 मिलना था, मिल रहा है कितना, 15,000। तो दोनों को माइनस करके कितना बचा, 10,000 रुपये। ठीक है, तो वो जो 10,000 रहेगा वो होगा अतिरिक्त मूल्य। ठीक, इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति को लाभ होगा और वो लाभ जो है उस लाभ के माध्यम से वो अपना विकास करता है पूंजीपति वर्ग। ठीक है, तो इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने कहा है। इस प्रकार श्रमिक सदैव अधिक मूल्य पैदा करते हैं जबकि उसे वास्तव में कम वेतन मिलता है। श्रमिक द्वारा उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति का लाभ होता है जिसका बचाव पुराने अर्थशास्त्री करते हैं। अब ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है उसका मतलब कुछ जो अर्थशास्त्री होते हैं वो इनका बचाव करते हैं कि ये पूंजीपति के लिए सही है। इसके माध्यम से क्या होता है, पूंजीपति संपत्ति का संग्रहण करते हैं, जो अतिरिक्त मूल्य बचता है उनका पूंजीपति संग्रहण करते हैं और नए उद्योग खोलते हैं और अपनी खुशहाली और विकास करते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी के अनुसार यह श्रमिकों का शोषण है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब मार्क्स क्या बोलते हैं कि श्रमिकों ने जितना उत्पादन किया, जितनी बिक्री हुई, जितना अतिरिक्त लाभ हुआ वो श्रमिकों को दिया जाना चाहिए, ना कि पूंजीपति वर्ग इसका संरक्षण करे। ठीक है, तो पूंजीपति के विकास और प्रतियोगिता में बढ़ोतरी होने के साथ श्रमिकों के वेतन में लगातार गिरावट आती है। अब क्या हुआ, पूंजीपति धीरे धीरे विकास हुआ, कंपटीशन बढ़ा, 2-4 उद्योग धंधे आए तो श्रमिकों का मतलब श्रमिकों का कम पड़ा, मतलब श्रमिकों की ज़रूरत कम पड़ी, तो जिससे कि श्रमिकों के वेतन में लगातार गिरावट आया। ठीक है, सिर्फ गुजर बसर करने के स्तर पर पहुंच गया। अब क्या हुआ कि श्रमिकों को इतना बस वेतन दिया जाता था कि वो अपना गुजर बसर बस कर सके, मतलब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बस कर सके, खाना पीना बस ले सके, जीवन यापन के करने लायक वेतन और न्यूनतम होता जाता है। अब क्या हुआ, वेतन धीरे धीरे और घटते गया। ठीक है, यह वेतन उत्तरजीविता के लिए जरूरी है और लाभ को चिरस्थायी बनाता है। मतलब अब ये क्या होता है, इतना वेतन बस दिया जाता था श्रमिकों को कि वे अपना जीवन यापन बस कर सकें,
इस प्रकार पूंजीवादी में गहन प्रतियोगिता सर्वाहारी अति क्षति का सूचक होता, यह वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता, अंततः क्रांति लाता। इस प्रकार अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे समाज में ऐसे स्थिति बन गई कि वेतन एकदम कम हो गया, जिससे कि जितने मजदूर वर्ग है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने समाज में क्रांति लाने की प्रयास किया। ठीक है, तो अब समाज में क्रांति आई, तो इसी को वर्ग संघर्ष के रूप में हम पढ़ेंगे। तो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसमें क्या बोलता है मार्क्स ये बोलता है कि मजदूरों ने जितना उत्पादन किया, जितना लाभ हो मजदूरों को देना चाहिए उतना उनको मिलना चाहिए। इसको पूंजीपति वर्ग का मतलब पूंजीपति वर्ग इकट्ठा ना करे, मजदूरों को दे दे, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अब उसके बाद वर्ग संघर्ष क्या है, मार्क्स के अनुसार अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब मार्क्स क्या बोलते हैं कि जितने भी समाज चले आ रहे हैं उन सब का इतिहास क्या है, वर्ग संघर्ष। मतलब वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही समाजों की स्थापना हुई है, सिवाय प्रारंभिक साम्यवादी। मतलब मार्क्स ये बोलते हैं कि प्रारंभिक साम्यवादी बस में वर्ग संघर्ष नहीं हुआ, उसको छोड़कर जितने समाज आए उस सब में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कालों के प्रभाव में आश्रित वर्ग या संपत्ति वाले वर्ग, मतलब संपत्ति वर्ग और संपत्ति विहीन वर्ग के रूप में सक्रिय विरोध रहा। ऐतिहासिक कालों में मतलब पिछले जो पुराने काल है उनमें क्या था कि जो संपत्ति वाले वर्ग थे और जो संपत्ति विहीन वर्ग थे, उन दोनों के बीच में विद्रोह सक्रिय रूप से जारी रहा। यह सक्रिय विरोध वर्ग विरोधाभास के रूप में पैदा हुआ। अब इन्हीं को दो वर्गों में बांट दिया कि एक के पास तो संपत्ति है जिनको हैव्स बोला जाता है, और जिनके पास संपत्ति नहीं है वो हैव्स नॉट है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज दो भागों में बढ़ गया, एक संपत्ति वाले, एक संपत्ति विहीन वाले। ठीक है, तो यह संपत्ति विहीन वर्ग का संपत्ति वर्ग के द्वारा शोषण परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार अब क्या होता है कि जो संपत्ति विहीन वाले वर्ग होते हैं, वो संपत्ति वाले जो वर्ग होते हैं वो उनका शोषण करते हैं। पूरे इतिहास में प्रत्येक युग में दो विरोधी वर्ग शामिल रहे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि दास वर्ग, दास प्रथा में क्या था कि दास प्रथा में स्वामी और दास दो संपत्ति मतलब दो वर्गों में विभाजित थी समाज उस टाइम दास प्रथा के समय। एक तो था दास और एक था स्वामी, मतलब एक स्वामी जो काम करवाता था, दास जो काम करता था। उसके बाद सामंतवादी प्रथा के समय देखें तो सामंत और किसान दो भागों में बटा हुआ था। सामंत और किसान मतलब किसान उत्पादन करता था, लाभ किसको जाता था, सामंत को। पूंजीवादी व्यवस्था में देखें तो पूंजीवादी में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग, सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग जो है उत्पादन करता था, लाभ किसको जाता था, पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार से समाज लगातार दो भागों में बटा हुआ था, चाहे हम दास प्रथा में देखें या सामंतवादी प्रथा में देखें या पूंजीवादी प्रथा में देखें। इस प्रकार मतलब जो वर्ग संघर्ष है वो इतिहास का ही परिणाम है। दास किसान सर्वहारा वर्ग उत्पादन करते थे, लेकिन उत्पादक जो उनके शोषकों के द्वारा ले लिया जाता था, बदले में उन्हें सिर्फ दैनिक गुजारे के लिए वेतन दिया जाता था। मतलब इतना बस वेतन दिया जाता था कि वे अपना दैनिक गुजारा कर लें। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होने के कारण संपत्ति वाले वर्ग संपत्ति विहीन वर्ग का शोषण करते थे। मतलब जिनके पास संपत्ति होता था और जिनके पास संपत्ति नहीं होता था, तो जिनके पास संपत्ति होता था वे संपत्ति विहीन लोगों का शोषण करते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे और वेतन कम देते थे। यही वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण एवं स्रोत है। ठीक है, तो ये जो वर्ग संघर्ष का क्या है, सोर्स है एंड मतलब सोर्स है और कारण है। तो विरोधी वर्ग के बीच कोई समझौता या मेल संभव नहीं था। अब इसमें क्या था कि ना तो स्वामी और दास के बीच में कोई समझौता हो सकता था, ना तो सामंत और किसान के बीच में कोई समझौता हो सकता था। ठीक है, मतलब कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। प्रत्येक युग में विरोधी वर्गों में अंतर्निहित विरोधाभासों को सिर्फ शोषक वर्गों के सर्वनाश से सुलझाया जाए। मतलब क्या बोलते हैं मार्क्स कि जो विरोधी संघर्ष है इनको किस प्रकार से वर्गों को हटाया जा सकता है कि आप जो शोषक वर्ग हैं, जो पूंजीवादी वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, जो स्वामी हैं, उनको सर्वनाश किया जाए, उनका सर्वनाश किया जाए, शोषक वर्गों का सर्वनाश किया जाए। उसी माध्यम से वर्गों के विभाजन को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष के बारे में हमने जाना। अब उसके बाद देखते हैं क्रांति क्या होता है। मार्क्स के अनुसार क्रांति क्या है। ठीक है, तो क्रांति वर्ग संघर्ष के लिए क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे कि हमने अभी जाना कि वर्ग संघर्ष किस प्रकार होता है,
तो वर्ग संघर्ष होने के कारण मजदूर या जो भी नीचे का जो वर्ग है उनके पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है। तो लास्ट ऑप्शन में वे क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष अतीन्द्रिय होता है लेकिन क्रांति अनुभवगम्य होता है। वर्ग संघर्ष जो है लगातार चलते रहता है। ठीक है, और क्रांति क्या है, एक अनुभवगम्य मतलब एकदम से आएगा और थोड़े समय से लिए चलेगा और तेजी से हिंसात्मक परिणाम देगा। ठीक है, क्रांति के माध्यम से मतलब तुरंत आपको लाभ मिलेगा क्रांति के माध्यम से। वर्ग संघर्ष की गहनता क्रांति के लिए आधार होती है। ठीक है, वर्ग संघर्ष में अगर ज़्यादा ही खाई गहरी होगी दोनों वर्गों के बीच में तो क्या होगा, ये क्रांति के लिए आधार का निर्माण करती है। इसी से क्रांति का निर्माण होता है। वर्ग संघर्ष लंबे समय तक चलने वाली गतिविधि है लेकिन क्रांति थोड़े समय के लिए तेजी और हिंसात्मक रूप से होती है। वर्ग संघर्ष क्या होता है, लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि स्वामी और दास का उस टाइम वर्ग संघर्ष चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, किसान आए, सामंत आए, उनके बीच वर्ग संघर्ष चला। अभी जो पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में वर्ग संघर्ष चल रहा है। तो ये वर्ग संघर्ष जो है एक लंबी समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन क्रांति क्या होता है, क्रांति होता है जो थोड़े समय के लिए आए, तेजी से आए और हिंसात्मक करे, मारकाट करे। ठीक है, इस प्रकार से मार्क्स के शब्दों में क्रांति सामाजिक परिवर्तन की आवश्यक दायी होती है। मतलब क्रांति जो है क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक अंग होता है। ठीक है, इस प्रकार इतिहास के एक चरण में दूसरे चरण में परिवर्तन क्रांति से ही होता है। ये बोलते हैं कि इतिहास में एक चरण से दूसरे चरण किस प्रकार होगा, क्रांति के माध्यम से ही शिफ्ट होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इतिहास का। ठीक, क्रांति तब होती है जब उत्पादन की शक्तियों या साधनों में उत्पादन के संबंधों के बीच असामंजस्य हो। ठीक है, मतलब उत्पादन की शक्तियाँ और साधन उत्पादन के संबंधों के बीच असामंजस्य हो। आपने उत्पादक और उत्पादन के संबंध मतलब मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में कोई मतभेद होता है तभी क्रांति होता है। ठीक है, इस असामंजस्य का समाधान करने के लिए क्रांति होती है जो उत्पादन के साधनों की शक्तियों के साथ सामंजस्य लाने के लिए उत्पादन के संबंधों और ऊपरी ढांचों के अनुकूल परिवर्तन लाता है। तकनीकी विकास उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लाता है। तकनीकी विकास क्या करता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लाता है। मतलब टेक्नोलॉजी का विकास क्या करता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लाता है। जैसे कि हस्तशिल्प का जो हुआ, हस्तशिल्प उस टाइम चलता था तो क्या था, उस टाइम सामंती समाज था। ठीक, अब भाप चलित इंजन आ गया तो औद्योगिक पूंजीवादी समाज आ गया। तो इस प्रकार उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन हुआ जिससे कि समाज में परिवर्तन होते गया। ठीक है, और इस प्रकार मतलब क्रांति आती गई। सर्वहारा क्रांति इतिहास अग्रिम क्रांति होगी। मतलब ये बोलते हैं कि अंतिम क्रांति होगी। सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग की क्रांति जो है अब अंतिम क्रांति होगी, इसके अलावा और कोई क्रांति नहीं बचेगा। ये बोलते हैं कि सर्वहारा वर्ग अगर अब क्रांति करता है मजदूर वर्ग तो इतिहास की वो लास्ट क्रांति होगी। ठीक है, क्रांति विरोधाभास के समाधान के लिए होती है। मतलब कोई विरोधाभास है आपके मन में तो उसके समाधान के लिए क्रांति होती है। सर्वहारा क्रांति के बाद कोई आगे कोई क्रांति नहीं होगी क्योंकि कोई विरोधाभास नहीं होगा। मतलब कोई विरोधाभास होगा ही नहीं तो क्रांति कहाँ से होगी। तब फिर भी क्रांति तब होगी जब केवल उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी और उत्पादन के संबंधों से मेल नहीं खाएगी। अब फिर ये क्या बोलते हैं कि क्रांति हो सकती है लेकिन किस शर्त पर होगी, कि जब उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी, मतलब पूरे स्टेज तक पहुंच जाएगी उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंधों पर मेल नहीं खाएगी। मतलब जो उत्पादक हैं उनके संबंधों पर मेल नहीं खाएगी, तब ये क्रांति होगी। लेकिन इस क्रांति का बेमेल अंत करती है। मतलब अब कोई क्रांति नहीं होगी अगर सर्वहारा वर्ग क्रांति करता है पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध, तो इससे आगे और कोई क्रांति हो गई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक विकास के क्रम और दिशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई भी अवस्था दूसरी अवस्था का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी अवस्था छोटी परिधि वाली नहीं हो सकती। प्रारंभिक साम्यवाद में दास प्रथा में सामंतवाद, सामंतवाद पूंजीवाद, सर्वहारा अधिनायकत्व और समाजवाद पूंजीवाद पर विजय प्राप्त कर लेगा। ये क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था से साम्यवाद से चला, दास प्रथा चला, फिर दास प्रथा से सामंतवाद चला, सामंतवाद से फिर पूंजीवादी,
अब पूंजीवादी से क्या होगा, अब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आएगा, मतलब सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप आएगा, सर्वहारा वर्ग के पास अनलिमिटेड पावर होगी, वो चाहे तो कुछ भी नियम बना सकते हैं पूंजीवादी वर्ग का दमन करने के लिए। तो ये ही अधिनायकत्व होगा जिससे कि समाजवाद जो है पूंजीवाद पर विजय प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रांति की ये जो सामाजिक विकास का पहली से अंतिम से पहली अवस्था होगी, मतलब ये अंतिम से पहली अवस्था किस प्रकार होगी, क्योंकि पहले तो साम्यवाद था, उसी प्रकार से ये फिर से साम्यवाद की ओर चले जाएगा, समाजवाद बना लेगा। ठीक है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अंततः साम्यवाद की स्थापना करेगा, मतलब ये क्या करेगा, फिर से साम्यवाद की स्थापना कर लेगा। जैसा पहला स्टेज था, हमने 4 स्टेज पढ़े, उसमें पहला स्टेज क्या था, साम्यवाद था। तो ये जो साम्यवाद है वो फिर से स्थापित हो जाएगा। किस प्रकार से स्थापित होगा कि मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व होगा, जिससे कि साम्यवाद की स्थापना फिर से हो जाएगी। तब देखते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व मतलब मजदूर वर्ग है उनका किस प्रकार से डिक्टेटरशिप होगा सर्वहारा वर्ग का, उस बारे में हम अभी जानते हैं। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व मतलब मजदूर वर्ग का डिक्टेटरशिप किस प्रकार होगा कि सर्वहारा क्रांति सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना करेगी। अब जो क्रांति होगा सर्वहारा वर्ग की, उसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग का डिक्टेटरशिप स्थापित होगा, उनकी सरकार स्थापित होगी, मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित होगी। यह समाजवादी राज्य के नाम से भी जानी जाएगी। मतलब अब जो समाज की स्थापना होगी, जिस प्रकार की राज्य की स्थापना होगी, उसको किस नाम से जाना जाएगा, समाजवादी के नाम से। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा उत्पन्न राज्य के अंग जो सर्वहारा को दबाने का काम करते थे, उनका नियंत्रण सर्वहारा के हाथ में ही होगा। अब क्या था, जो पूंजीपति वर्ग के रूप में जो पूंजीपति वर्ग थे, उस टाइम जैसा राज्य था, तो आज का जो राज्य बनेगा सर्वहारा क्रांति के पश्चात, तो जिस प्रकार से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग को दमन करने के लिए जिन नीतियों का उपयोग करते थे, उन्हीं नीतियों का उपयोग अब क्या करेंगे, सर्वहारा वर्ग करेंगे पूंजीपति वर्ग को दबाने के लिए। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग पुरानी व्यवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए विरोधी क्रांति करने की कोशिश करेगा। अब पूंजीपति वर्ग क्या करेगा, फिर से पूंजीपति बनने की कोशिश करेगा। जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो आएगा, तो क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग चाहेगा कि मैं फिर से अमीर हो जाऊं। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य के मार्क्स की दमनकारी संस्थाओं के द्वारा पूंजीपति वर्ग को नियंत्रित करना आवश्यक होगा। मतलब पूंजीपति वर्ग के इच्छाओं का दमन करने के लिए सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की आवश्यकता है, ये बोल रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचार यही बोल रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति तो हो गई, क्रांति होने के बाद आपने पूंजीपति वर्ग से उनकी संपत्ति छीन ली, तो अब आपको क्या करना है कि आपका ही शासन होना चाहिए, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं वापस अपनी संपत्ति पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका शासन होना चाहिए। आप ऐसी दमनकारी नीति बनाएं कि पूंजीपति वर्ग उठकर कभी खड़ा ना हो पाए। ठीक, तो राज्य समय मतलब सदैव दमन का साधन रहा है। अब क्या बोलते हैं कि राज्य सदैव दमन का साधन रहा, मतलब क्योंकि जो पहले हमने देखा कि जो दास प्रथा थी, दास प्रथा में क्या करते थे कि राज्य जो है स्वामी की रक्षा करते थे। ठीक है, सामंत प्रथा में हमने देखा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा बिल्कुल नहीं किया जाता था राज्य के द्वारा, तो वो राज्य हमेशा दमन करता था। ठीक, प्रभावी वर्ग आश्रित वर्ग पर दमन करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब प्रभावी वर्ग कौन है, जिनके पास संपत्ति है। आश्रित वर्ग कौन है, जो उन पर आश्रित है, जिनको श्रमिक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से सदैव दमनकारी संस्था के रूप में रही है। यह एक वर्ग साधन है और राज्य की रक्षा करता है, अपने निर्माता के हितों का ख्याल रखता है। मतलब राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, पूंजीपति वर्ग के पैसों से हुआ था, सामंत वर्ग के पैसों से हुआ था, स्वामी के पैसों से हुआ था। तो इस प्रकार राज्य की रक्षा क्या करता है, अपने निर्माता के हितों का ख्याल रखना। मतलब जो उनको निर्माण किए हैं उनके हितों का ख्याल कौन रखता था, राज्य रखता था। उसी प्रकार से अब कौन रखेगा, राज्य ही रखेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा, मतलब उनकी सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी। ठीक, यह सदैव अल्पसंख्यक रहा। मतलब उस टाइम क्या था
पूंजीवादी लोग कितने थे, जितनी जनसंख्या थी उनमें से कुछ लोग बस पूंजीवादी थे। स्वामी कौन थे, उनमें से कुछ लोग बस स्वामी थे, ठीक है। और जो सामंत थे, पूरे किसानों या पूरी जनसंख्या में मिला लिया जाए तो स्वामी की संख्या या सामंतों की संख्या या पूंजीवादी वर्गों की संख्या कितनी थी, कुछ थी, ठीक है। और जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक कौन थे, किसान थे, मजदूर थे और जो दास थे, वो जो उन लोगों का जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो शुरू से क्या रहा है कि जो अल्पसंख्यक का शासन रहा है, मतलब पूंजीवादी वर्ग अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम हो, ठीक है, उनका ही शुरू से शासन रहा है। अब इस प्रकार अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक शोषण करते थे, मतलब अल्पसंख्यक क्या करते थे, बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते थे, जैसे कि गुलाम या किसानों के द्वारा, किसानों या सर्वहाराओं का राज्य के दमनकारी अंगों के द्वारा शोषण किया जाता है। मतलब सर्वहारा के वर्ग के अधिनायकत्व के बाद अब क्या होगा कि मजदूर वर्ग शासन में आएगी, अधिनायकत्व तो आएगा मजदूर वर्ग, तो बहुसंख्यक के नियंत्रण में चले जाएगा पहली बार। मतलब पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि जो शासन है वो बहुसंख्यक के नियंत्रण में चली जाएगी। मतलब पहले कुछ लोगों का बस शासन हुआ करता था, तो अब क्या होगा कि बहुसंख्यक कौन है, मजदूर है, तो बहुसंख्यक के नियंत्रण में राज्य की सत्ता चले जाएगी, ठीक है। पहली बार राज्य के दमनकारी यंत्र के रूप में बहुसंख्यक। मार्क्स के अनुसार सभी राज्य का अधिनायकत्व तो रहा है, समाजवादी राज्य कोई अपवाद नहीं है। मतलब हमेशा से क्या रहा है, राज्यों का अधिनायकत्व तो रहा है, मतलब डिक्टेटरशिप रहा है, ठीक है। समाजवादी राज्य कोई अपवाद नहीं है, यह भी एक अधिनायकत्व है। समाजवादी राज्य भी कैसा है, अधिनायकत्व है, मतलब कोई भी नियम बना सकता है, ठीक। राज्य का इस्तेमाल सदैव एक वर्ग का दूसरे वर्ग को दबाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो राज्य का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है कि जो एक वर्ग है दूसरे वर्ग को दबाया जाए, जैसे कि हमने इतिहास में देखा कि पूंजीपति वर्ग के मतलब सामंत वर्ग हैं, उनके द्वारा किसानों को किस प्रकार से दबाया गया, वो राज्य की सहायता से मिलकर किसानों को दबाया गया। तो इस प्रकार से राज्य का इस्तेमाल सदैव एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दबाने के लिए किया गया। सामंतवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग राज्य के दमनकारी अंग, मतलब अब सर्वहारा वर्ग किस प्रकार से समाजवादी राज्य में राज्य का उपयोग किस प्रकार करेगा, अपनी सेना, पुलिस, जेल, न्यायिक प्रणाली का उपयोग किस प्रकार करेगा कि पूंजीपति के विरुद्ध करेगा। मतलब अब क्या होगा कि जो सर्वहारा वर्ग है, मतलब जो मजदूर वर्ग है, वो राज्य का उपयोग कैसा करेगा, राज्य की जितनी भी सेना है, पुलिस है, जेल है, न्यायिक प्रणाली है, उनका उपयोग कैसा करेगा, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध करेगा। मार्क्स तर्क देते हैं कि यदि प्रजातांत्रिक का अर्थ बहुसंख्यक होता है, मतलब मार्क्स ऐसा तर्क देते हैं, अपना तर्क देते हैं कि यदि प्रजातंत्र का अर्थ बहुसंख्यक का शासन होता है, मतलब मार्क्स ये तर्क देते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ अगर बहुसंख्यक शासन है, मतलब जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उनका अर्थ क्या होता है कि बहुसंख्यक का शासन, मतलब अधिक लोगों का शासन होता है, ठीक है। तो जो सर्वहारा वर्ग है वो सबसे प्रजातांत्रिक रूप होगा, मतलब अगर मजदूर वर्ग का जो शासन आ गया तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक होगा। इस प्रकार का मार्क्स अपना तर्क देते हैं, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो तो समाज में सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और अगर आप प्रजातंत्र को बहुसंख्यक का शासन बोल रहे हो तो बहुसंख्यक तो सर्वहारा वर्ग तो है ही, तो ये सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक राज्य होगा, क्योंकि इसने पहली बार इतिहास में सत्ता में बहुसंख्यक के हाथ में गई है। इतिहास मतलब इतिहास में सत्ता पहली बार जो है बहुसंख्यक के हाथ में गई है, क्योंकि पहले हमेशा से चला आ रहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या है, अल्पसंख्यक हैं, जो सामंत वर्ग है वो क्या है, अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों की सत्ता तो हमेशा से रही है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुसंख्यक के हाथ में सत्ता आ रही है। तो मार्क्स ने यही तर्क दिया कि यदि आप प्रजातंत्र को बहुसंख्यक का शासन बोलते हो तो जो सर्वहारा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक राज्य होगा। तो अब देखते हैं साम्यवाद क्या है। साम्यवाद के बारे में अब पढ़ते हैं। वैसे तो इन सब चीज़ों को हमको पहले पढ़ लेना था, लेकिन अभी दिया है वो भी ठीक है। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व जीवित देखभाल के अंतर्गत साम्यवाद समाजवादी राज्य साम्यवाद के रूप में उभरेगा। मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कि साम्यवाद कैसा था कि उस टाइम वर्ग विहीन समाज था, मतलब ना कोई संपत्ति का अस्तित्व हुआ करता था, तो साम्यवाद ऐसा ही था। साम्यवादी समाज
के रूप में उभरेगा। अब क्या होगा कि जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो आएगा, तो उससे क्या है, समाजवादी राज्य जो है साम्यवाद की ओर उभरेगा। समाजवाद क्षणभंगुर अवस्था में, मतलब समाजवाद अब धीरे धीरे चेंज हो सकता है, मतलब क्षणभंगुर मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यह अवस्था, यह साम्यवाद का रास्ता प्रशस्त करेगा। अब क्या होगा, समाजवादी राज्य की स्थापना हो चुकी है, वो अब धीरे धीरे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा। मतलब आपको ये देखना है समाजवादी क्या है, साम्यवादी क्या है, इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये जो साम्यवाद की ओर अब धीरे धीरे बढ़ेगा, यह सामाजिक प्रक्रिया का विकास का काल होगा। साम्यवाद की स्थापना के बाद आगे कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बोलते हैं कि जो साम्यवाद की स्थापना अगर हो गई, ठीक है, समाजवाद से साम्यवाद की स्थापना अगर हो गई, तो इसके आगे और कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जैसे कि मैंने बताया, हीगल का जो दार्शनिक था द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, उसमें क्या था कि आपने दो विचारों का समूह लिया, दो विचारों के समूह से आपने पूर्ण सत्य को अगर निकाल लिया तो क्या प्राप्त हुआ, संश्लेषण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको अगर संश्लेषण प्राप्त हो गया, मतलब साम्यवाद की स्थापना हो गई, वो हुई पूरा, मतलब संश्लेषण प्राप्त के रूप में साम्यवाद की प्राप्ति हुई, तो इसके आगे और कोई प्रक्रिया चलेगी नहीं, तो मतलब द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का अंत हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण और विवेकशील सामाजिक प्रणाली की स्थापना हो जाएगी, जो कि शत्रुओं और विरोधाभास से मुक्त होगी। अब साम्यवाद कैसा होगा, साम्यवाद मतलब पूरे समुदाय का शासन होगा, जिसमें एक सामाजिक प्रणाली होगी जो कि शत्रुओं और विरोधाभास से मुक्त होगी। मतलब ऐसी सामाजिक प्रणाली होगी जो पूर्ण विवेकशील होगी, मतलब सभी उसमें निवास करने वाले लोग विवेकशील होंगे और उसका कोई विरोध करने वाला शत्रु नहीं होगा, विरोधाभास से मुक्त होगा, कोई विरोधाभास नहीं होगा, इसलिए कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, अगर समाज में कोई विरोध करने वाला है ही नहीं तो नया वर्ग कहाँ से आएगा, ठीक है। वास्तव में साम्यवाद वर्ग विहीन, निजी संपत्ति विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। मतलब ये क्या बोलते हैं कि जैसा हमने पहले चरण में देखा था साम्यवाद क्या है, तो वही साम्यवाद की स्थापना फिर से करना चाह रहे हैं। साम्यवाद वर्ग विहीन समाज होगा, निजी संपत्ति विहीन, मतलब किसी के पास संपत्ति होगा ही नहीं, निजी संपत्ति, खुद की संपत्ति होगा ही नहीं, समाज की संपत्ति होगी जितनी संपत्ति होगी। शोषण विहीन मतलब आपको अतिरिक्त उत्पादन करना ही नहीं है, तो आप शोषण किस लिए करेंगे, आप अपने खाने के लिए बस उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको शोषण करने की जरूरत होगी ही नहीं। शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। इस प्रकार से साम्यवाद समाज में उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के रूप में कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि निजी संपत्ति होगी ही नहीं उस टाइम, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा, मतलब उत्पादन के साधन जितने भी होंगे उस पर किसका स्वामित्व होगा, समुदाय का होगा। सहयोग ना कि प्रतियोगिता साम्यवाद का आधार होगा। मतलब इसमें क्या बोला है कि इसका जो आधार होगा वो सहयोग के रूप में होगा, कोऑर्डिनेशन के रूप में होगा, ना कि पार्टिसिपेशन, मतलब जो प्रतियोगिता के रूप में नहीं होगा। मतलब आपको प्रतियोगिता नहीं बनना है एक दूसरे का, आपको एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से समाज को चलाना है, ठीक है। उत्पादन खपत के लिए होगा, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि शोषण विहीन किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है कि आप अगर उत्पादन कर रहे हैं अपने खपत के लिए, तो इस प्रकार से आपको केवल खपत के लिए उत्पादन करना है, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। तो इस प्रकार समाज में शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। जब कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, जब कोई शोषण नहीं होगा तो वर्ग विभाजन नहीं होगा, ठीक है। कोई संपत्ति संपन्न नहीं होगा, कोई संपत्ति विहीन वर्ग नहीं होगा, या कोई प्रभावी आश्रित वर्ग नहीं होगा। तो जब समाज में कोई विभाजन ही नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष कहाँ से होगा, यही बात बताया गया है इसमें। इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इस कारण साम्यवादी समाज जो है, साम्यवादी समाज की दो रीढ़ क्या होगी कि उसमें वर्ग विहीन होगा और राज्य विहीन होगा। मतलब आपके राज्य में अगर कोई संघर्ष है ही नहीं तो राज्य की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो ये जो दो समाज की स्थापना हो जाएगी। राज्य शोषण का मंत्र होता है, यह वर्ग का यंत्र होता है, परिणाम स्वरूप समाज में वर्ग विभाजन होता है। मतलब राज्य क्या होता है, शोषण करने का यंत्र होता है। हमेशा शुरू से चला आ रहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग का शोषण करती है, किसके माध्यम से, राज्य के माध्यम से, क्योंकि राज्य उसका सपोर्ट करती है, ठीक है। तो राज्य जो है शोषण का यंत्र के रूप में दिखाया गया है। साम्यवाद में श्रमिकों का मात्र एक वर्ग होता है। साम्यवाद में क्या होता है, श्रमिकों का एक मात्र वर्ग होता है, मतलब उसमें कोई पूंजीवादी वर्ग नहीं होता है। एक मात्र वर्ग होता है जो सिर्फ काम करे और काम के बल पर
समाज को चलाए, कोई दूसरा वर्ग दबाने या दमन करने के लिए नहीं होता। मतलब केवल और केवल काम करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। ऐसा समाज की कल्पना है साम्यवाद की केवल और केवल काम करने वाले व्यक्ति होंगे, कोई दूसरे को दबाएगा नहीं, ठीक है। सब समान होंगे, सब समान रूप से होंगे, राज्य का कोई आवश्यकता होगा ही नहीं, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं राज्य की। यह साम्यवादी समाज में फालतू बन जाएगा, मतलब राज्य अब जो है कोई उपयोग होगा ही नहीं राज्य का। जब समाज में संघर्ष होगा ही नहीं, किसी संघर्ष होगा ही नहीं, तो ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, तो राज्य की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए एक ही अगर वर्ग रहा तो राज्य की आवश्यकता तो जरूरत होगी ही नहीं, तो राज्य फिर खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। राज्य क्या होगा, अब धीरे धीरे विलीन हो जाएगा उस समाज में, ठीक है। तो साम्यवादी समाज का एक लुइस ब्लॉन्ग का एक सिद्धांत है जो कि फेमस है। इस कोटेशन को आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या बोलता है, साम्यवाद के अनुसार प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, मतलब जितने भी मजदूर हैं वो अपना क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उनको जितना चाहिए उनको प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि कोई एक बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक वयस्क व्यक्ति है, तो ये तीनों जो है अपने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। अब उनको जितना जितना आवश्यकता है वो, मतलब बच्चा तो कम काम करेगा, वयस्क व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, बूढ़ा थोड़ा कम काम करेगा, तो उनको जितनी आवश्यकता है वो प्राप्त कर सकेंगे। अगर बूढ़े व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता है और कम काम कर रहे हैं तो भी उनको मिल जाएगा। इस प्रकार का ये साम्यवाद है जो लुइस ब्लॉक के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। मतलब पर शासित होगा, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्धांत दिया, परजीवी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मतलब ऐसे लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनका कोई स्थान ही नहीं होगा उस प्रकार के साम्यवाद में। जो काम नहीं करेगा वो खाएगा नहीं। मतलब इसमें सीधी सी बात है कि काम तो करना पड़ेगा, भले आप अपनी क्षमता के अनुसार करें या कम करें, ज़्यादा करें, ठीक है। सिर्फ श्रमिकों का एक वर्ग होगा, मतलब सिर्फ काम करने वाले लोग होंगे और समूचा समाज श्रमिक वर्ग में बदल जाएगा। पूरा समाज जो है कैसा हो जाएगा, श्रमिकों के रूप में बदल जाएगा। उस समाज में ना कोई पूंजीपति वर्ग होगा, ना कोई सामंत वर्ग होगा, पूरा समाज जो है एक साथ मिलकर काम करेगा, शोषण का कोई स्थान ही नहीं होगा। मतलब पूरा समाज अगर श्रमिक हो गया, सबका लेवल एक समान हो गया, तो कोई शोषण करेगा ही नहीं। यह समतावादी समाज होगा, मतलब एक दूसरे से सब समान होंगे, ठीक है। लोगों के बीच में क्या होगा, सद्भावनापूर्ण संबंध होगा। तो हमने यही चीज देखा कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का मतलब जो है, हमने पहला अवस्था में देखा था कि राज्य जो है संपत्ति विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन, इस प्रकार का जो एक परिकल्पना है, सोच है, वो साम्यवाद है। मतलब उसमें कुछ बुराइयां होगी ही नहीं, ना कोई किसी का शोषण करेगा, इस बारे में साम्यवाद के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया पूरा, और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया कि जो मजदूर वर्ग अतिरिक्त उत्पादन करते हैं, मतलब अतिरिक्त उत्पादन करते हैं, उनका लाभ उनको मिलना चाहिए, इस प्रकार का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा की चर्चा कीजिए। वर्ग संघर्ष के बारे में मैंने बताया कि जब भी समाज दो वर्गों में विभक्त हो जाता है तो वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, ठीक है। और साम्यवादी समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन एवं मूल्यांकन करें। मतलब साम्यवादी समाज की प्रमुख विशेषता क्या क्या पढ़ी हमने। साम्यवादी समाज की प्रमुख विशेषता पढ़ी कि समाज जो है वर्ग विहीन होगा, और इन्हीं सब विशेषताओं के बारे में जाना कि वर्ग विहीन होगा समाज में, मतलब कोई बुराइयां नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, तो उन्हीं सब का आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।